अब हम आते हैं संघ की कार्यपालिका के तीसरे खंड पर। यहाँ देखिए, आपने पढ़ लिया है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। अब हम आते हैं मंत्रिपरिषद पर। अनुच्छेद 74 से मंत्रिपरिषद शुरू होती है और मंत्रिपरिषद में आपको अनुच्छेद 74, 75 और 78 इन 3 अनुच्छेदों के तहत इस पूरे टॉपिक को पढ़ना है। अनुच्छेद 74 में बताया गया है कि एक मंत्रिपरिषद होगी। 75 में इसके गठन के विषय में बताया गया है कि कैसे गठन होगा, और 78 में प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य क्या होगा, इस पर प्रावधान किया गया है। तो इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, देखते हैं अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 देखिए क्या लिखा है। पहले पॉइंट में बहुत ध्यान से समझिएगा, इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 1 साल पहले सरकार का गठन भी हुआ है, इसलिए और आवश्यक हो जाता है ये। राष्ट्रपति को सलाह और सहायता, यानी कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यहाँ तक ध्यान लगाइएगा, इससे आगे अभी मत जाइएगा। मैं इतना समझाता हूँ, उसके बाद कहानी सुनने के बाद ही आपको आगे की चीज़ों को पकड़ना है, क्योंकि शुरुआती मूल संविधान में अनुच्छेद 74 में सिर्फ इतना ही प्रावधान था। इसका मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति जो काम करेगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करेगा। बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के वो कार्य नहीं करेगा, और मंत्रिपरिषद सलाह देगी तो उसे करना पड़ेगा, यानी कि बाध्य है। करेगा शब्द इस्तेमाल हुआ है। संविधान में मात्राओं तक का भी बड़ा असर होता है। जैसे मान लीजिए ऐसा कहा जाता कि वह उसकी सलाह पर कार्य कर सकता है, तो इसका अर्थ होता है कि कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। लेकिन अगर शब्द का इस्तेमाल है कि वह कार्य करेगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि करना पड़ेगा, यानी कि वह बाध्य है। और इसका फ़ायदा उठाया 1975 में इंदिरा गांधी ने। 1975 में इंदिरा जी ने इसका फ़ायदा उठाया। हुआ क्या था कि 1975 से पहले की कुछ घटनाओं ने उस वक्त के सरकार की छवि को थोड़ा सा जनता के बीच में कमज़ोर कर दिया था। जैसे बांग्लादेश का युद्ध था, बहुत लंबे समय तक युद्ध में जूझता रहा भारत। फिर 1974 में पोखरण में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। दुनिया भर से आर्थिक प्रतिबंध लग गए थे, धन का संकट उत्पन्न हुआ था। ऐसी स्थिति में सरकार की छवि थोड़ी खराब हो रही थी, और इंदिरा गांधी को लगता था कि अगर इस वक्त चुनाव हो जाएगा तो पार्टी हार सकती है। थोड़ा वक्त अगर मिल जाए तो हम अपनी छवि को सुधार सकते हैं। अब वक्त मिलने का मतलब सरकार का कार्यकाल बढ़ जाए। सरकार का कार्यकाल सामान्यतः तो बढ़ नहीं सकता। सरकार का कार्यकाल तभी बढ़ेगा जब लोकसभा का कार्यकाल बढ़ जाए, यानी चुनाव ही ना हो 5वें साल में। और लोकसभा का कार्यकाल बढ़ने के लिए जो आधार चाहिए वो है आपातकाल, यानी राष्ट्रीय आपातकाल अगर देश में लगा हो तभी लोकसभा का कार्यकाल बढ़ सकता है। और राष्ट्रीय आपातकाल उस समय जो आधार थे, पहला था युद्ध, यानी कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और उस वक्त आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति, अभी तो ये सशस्त्र विद्रोह हो गया है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। उस वक्त आंतरिक अशांति, ये 3 आधार थे। पहला
दूसरा और तीसरा। अब देखिए, युद्ध हो नहीं रहा था कि आपातकाल घोषित करके कार्यकाल बढ़ाया जाए, बाहरी आक्रमण भी नहीं हुआ था, तो ये दोनों आधार तो थे ही नहीं। तीसरा बच रहा था आंतरिक अशांति। अब आंतरिक अशांति एक ऐसा शब्द है जिसको आप स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं कर सकते। इसी देश में आज की परिस्थितियों में कुछ लोगों को लगता होगा कि देश बहुत अशांत है, अपराध बढ़ गए हैं, दिक्कतें हैं, लोग भाग रहे हैं एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, आंतरिक अशांति के कारण गिनवा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ हैं जो कह सकते हैं कि नहीं, देश में बिल्कुल सब कुछ ठीक है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि आंतरिक अशांति स्पष्ट नहीं है, और इसी का फ़ायदा इंदिरा गांधी ने उस वक्त उठाया और उन्होंने राष्ट्रपति को एक सलाह दिया कि आप घोषित कर दीजिए कि देश में आंतरिक अशांति है और हम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। अब यहाँ देखिए, राष्ट्रपति सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य था, वह इनकार कर ही नहीं सकता था। इसलिए राष्ट्रपति ने आंतरिक अशांति के नाम पर देश में आपातकाल की घोषणा कर दिया। संसद ने प्रस्ताव पारित करके लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा दिया और चुनाव टल गया। अब सोचिए जरा कि जो विपक्षी दल है, जो लंबे समय से इंतजार कर रहा है कि अभी चुनाव होना है और पूरी उम्मीद है कि उसकी सरकार बनेगी, और ऐसे में अगर ये सूचना आती है कि चुनाव अब इस साल नहीं होगा, कम से कम 1 साल बाद ही होगा, तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग वही करेंगे जो इस वक्त आप सोच रहे हैं, यानी कि सरकार के खिलाफ वो विद्रोह करेंगे, सड़कों पर उतर आएंगे, धरना प्रदर्शन होगा, आंदोलन होंगे। और ऐसा हुआ। जनता पार्टी और बाकी अन्य जो दल थे, उन सब ने मिल करके एक जन आंदोलन खड़ा कर दिया सरकार के खिलाफ देश में। जब देश में आपातकाल होता है तो आपके मौलिक अधिकारों में से अनुच्छेद 19 निलंबित रहता है, यानी कि आपको सभा सम्मेलन करने, घूमने टहलने जैसी आज़ादी आपको नहीं रहती है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये संविधान और कानून का उल्लंघन माना जाता है। लेकिन विपक्षी दलों ने ऐसा किया था, तो इंदिरा सरकार ने क्या किया कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में मीसा कहते हैं, जैसे आजकल रासुका होती है, तो मीसा लगा करके प्रदर्शन करने वाले लाखों लोगों को जेल के अंदर डाल दिया था। लाखों का मतलब है कि उस वक्त की जेलें भर गई थीं, जगह नहीं थे, स्कूल कॉलेज को जेल में तब्दील कर दिया गया था, सेना लगा दी गई थी और सबको नज़रबंद कर दिया गया था। जाहिर सी बात है कि वो लोग वहाँ भी प्रदर्शन करते रहे होंगे, तो सशस्त्र बल उनके साथ कठोर कार्रवाई भी किए होंगे। बहरहाल 18 महीने तक आपातकाल चलता रहा। इसके बाद जब ये ख़त्म हुआ, चुनाव हुआ, चुनाव के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, गठबंधन की सरकार, और उस सरकार ने एक संशोधन किया कि दोबारा इस प्रकार का दुरुपयोग न होने पाए। तो उन्होंने क्या किया कि इस अनुच्छेद 74(1) वाले खंड में एक परंतुक जोड़ा, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर साधारणतया या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ये जोड़ा गया 44वें संशोधन से जनता पार्टी के कार्यकाल में, यानी कि राष्ट्रपति पहली बार में ही बाध्य न हो। अगर सरकार जल्दबाजी में या कोई गलत सलाह देती है
तो राष्ट्रपति के पास एक मौका होना चाहिए कि वो वापस कर सके और सरकार उस पर पुनर्विचार करे। ये इतना हल्का नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि दोबारा भेज देंगे तो राष्ट्रपति तो बाध्य हो जाएगा, पर ऐसा व्यवहारिक रूप में नहीं होता है। सरकार कोई सलाह दे रही है और राष्ट्रपति महोदय वापस कर रहे हैं तो देश की जनता के सामने एक संदेश जाता है कि राष्ट्रपति ने सलाह को वापस किया है। वापस किया है इसका मतलब है कि सलाह ठीक नहीं थी, तो ज़्यादा संभावना होती है कि सरकार दोबारा उसे राष्ट्रपति के पास ना भेजे। तो ये क्लास जोड़ा गया बाद में। यानी अब अनुच्छेद 74 की स्थिति ये है कि राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी सलाह के अनुसार वह कार्य करेगा, परंतु ऐसी सलाह को पुनर्विचार के लिए वह एक बार वापस कर सकता है, दोबारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होगा। चलिए भाई, 74(1) समझ में आ गया। ये 2 देखिए क्या लिखा है। इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी और दी तो क्या दी। ये संवैधानिक भाषा है, परेशान मत होइएगा इसको सुन करके। इसको मैं बड़े ही सहज शब्दों में बता दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी थी कार्य करने के लिए, और अगर दी थी तो सलाह क्या थी, इस पर कोई न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी न्यायालय में इसे चैलेंज नहीं किया जाएगा। ये राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के आपसी मामले हैं कि उनकी सलाह से वो काम किया है, बस इतना ही है। अब यहाँ पर कभी कभी मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। एक केस लिखिए आप इस पर। राम जवाया बनाम भारत संघ। केस है 1957 का। राम जवाया बनाम भारत संघ। इस केस को समझने के लिए कुछ परिस्थितियां समझनी होंगी। जैसे मान लीजिए, कई बार ये होता है कि मजबूत प्रधानमंत्री जब होता है तो वह अपनी पसंद के एक कमज़ोर राष्ट्रपति को उस पद पर बैठाता है ताकि उसकी बातें वो मानता रहे। ऐसा राजनीति में और संसदीय प्रणालियों में होता रहा है, बड़ी आम बात है ये। लेकिन बात है 1957 की, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ कोई कमज़ोर नहीं था। यहाँ जवाहरलाल नेहरू उस संविधान सभा के सदस्य थे जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो राष्ट्रपति हो गए बाद में, नेहरू जी प्रधानमंत्री हो गए। दोनों के स्थान लगभग समकक्ष थे व्यवहारिक राजनीति में भी, और ऐसे में टकराव उत्पन्न होना संभव था। यानी मंत्रिपरिषद कोई ऐसे सलाह दे दिया करती थी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अनुचित लगती थी, तो वो कभी कभी इनकार कर दिया करते थे। ऐसे ही मामलों को लेकर के ये केस आया था, राम जवाया बनाम भारत संघ। इसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य है। तो उच्चतम न्यायालय ने इसमें जो निर्णय सुनाया वो ये था कि संसदीय शासन प्रणाली है, यहाँ पर जो वास्तविक कार्यपालिका होती है, जिसके हाथ में पावर है, वो मंत्रिपरिषद ही है। जनता द्वारा निर्वाचित लोग उसमें होते हैं। तो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। लेकिन
राष्ट्रपति इस बात की जांच कर सकता है कि क्या सलाह संपूर्ण मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई है या नहीं। यदि नहीं, तो वह मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद की सलाह से ही कार्य करने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। कुछ मंत्रियों की सलाह पर राष्ट्रपति कार्य करने को बाध्य नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति को संविधान मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करने का आदेश देता है, ना कि इक्के दुक्के मंत्रियों की सलाह पर। हाँ, मंत्रिपरिषद के गठन से पहले प्रधानमंत्री की सलाह से वो कार्य करेगा। यानी पहला तो काम ही यही होता है कि आप मंत्रिपरिषद का गठन करिए प्रधानमंत्री की सलाह पर। उसका जिक्र आने वाला है अगले अनुच्छेद यानी कि 75